कोई आर्टिकल बन नहीं सकता। देखो बच्चों, मेरे पास सबसे पहले है क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस सर्किट। अब रेजोनेंस सर्किट कौन सा है? दैट एलसीआर सर्किट, जो आपने डील किया था जिसके साथ, एलसीआर के साथ, जिसमें ये आपके पास था रेजिस्टर और ये था आपके पास कैपेसिटर और यहां लगाया था मैंने इंडक्टर और इसको कनेक्ट किया था एक एसी सोर्स के साथ। ये आपके पास एसी सोर्स जिसका ईएमएफ आपके पास था E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी। ये आपके पास रेजिस्टर, ये आपके पास इंडक्टर L और ये आपके पास कैपेसिटर। जब आप बात करते थे रेजिस्टेंस के केस में, करंट और वोल्टेज दोनों के दोनों इन फेज थे, ठीक है। इंडक्टर के केस में वोल्टेज जो थी वो लीड करती थी किसको? करंट को, बाय एन एंगल कितना? π/2 और वी कैन से 90 डिग्री। और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट, voltage lags behind the current by an angle π/2. This was actually the concept. ठीक है, ये हमारे पास रेजोनेंस सर्किट था, एलसीआर सर्किट भी बोलते हैं आप इसे, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर निकालना है, तो उसके लिए रिलेशन जो है वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो रिलेशन आपको कहता है कि मैं हूं कौन, मेरे को पहचानो, मैं हूं कौन, कि वोल्टेज आप ले लो चाहे L के थ्रू और चाहे ले लो कैपेसिटर के थ्रू और डिवाइड बाय वोल्टेज। आप ये किसके थ्रू लेंगे? रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R के थ्रू आपको वोल्टेज लेंगे। देखो बच्चों, L फॉर इंडक्टर, C फॉर कैपेसिटर। इंडक्टर कैसी एनर्जी को स्टोर करता है? मैग्नेटिक एनर्जी। कैपेसिटर कैसी एनर्जी को स्टोर करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपके पास फॉर्मूले भी हैं कि यहां कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज हाफ CV², C जहां पे कैपेसिटेंस और V पोटेंशियल। और इंडक्टर के केस में एनर्जी स्टोर होती है हाफ L into I², where L is coefficient of self induction, coefficient of self induction, half LI², ठीक है। और उसमें हाफ CV²। और मैं आपको बता दूं कि एनर्जी डेंसिटी भी होती है इनकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी आई एम गोइंग टू टेक, दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E², दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी व्हिच कम्स फ्रॉम द कांसेप्ट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना। ये सॉरी, ये हमारा यहाँ पे कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है बच्चों, ठीक है। कैपेसिटर और ये हमारा इंडक्टर, ये दोनों रिलेशन सही हैं, ठीक है। अब देखो, इसी तरह से मैग्नेटिक एनर्जी जो होगी हमारे पास, वो एनर्जी हमारे पास होगी B² डिवाइड बाय 2 म्यू नॉट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द परमिटिविटी स्पेशली रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज परमेबिलिटी दैट इज रिलेटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। These are two different energy densities and these concept we will introduce in EM wave specially। इनकी बात करी जाएगी स्पेशली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है। हो सकता है इन पे आपको न्यूमेरिकल भी मिल जाए, ठीक है। आपको मैं ये भी बता दूं कि ये दोनों म्यू नोड और एप्सिलॉन नोड कनेक्ट भी होंगे, वो कनेक्ट होंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट में, दैट इज 1 म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, जिनकी वैल्यू आएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट। दिस इज म्यू नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चलो कोई बात नहीं, ये तो था एक जनरल बातें, ठीक है, जिन पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी कि वोल्टेज थ्रू L और C। पहले आप मेरे को बताइए कि वोल्टेज थ्रू L क्या होना चाहिए? V = IR होता है। R means रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस इंडक्टर कितना ऑफर करता है? That is equal to XL. This is the resistance offered by inductor known as inductive reactance। और XL की वैल्यू कितनी होती है?
XL is equal to L omega. L is coefficient of self induction, omega is angular frequency having the value 2 pi by capital T, or we can say 2 pi into nu. यानी कि हम ओमेगा की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 2 पाई इंटू न्यू हम रख सकते हैं। इसी तरह से VC इज इक्वल टू I XC, XC की वैल्यू होती है बच्चों क्या, I इंटू 1/C ओमेगा, 1/C ओमेगा। तो यहाँ पे XC की वैल्यू क्या है, 1/C ओमेगा, और we can say I/C into 2 pi into nu. One thing specially you have to keep in mind कि XL is directly proportional to frequency, मतलब inductive reactance is directly proportional to frequency, while capacitive reactance, this is the resistance offered by capacitor, is inversely proportional to frequency. मैं ये बेसिक बातें हैं कुछ जो आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या करना है, वोल्टेज अक्रॉस L और C, मतलब मैं पहले L के अक्रॉस लूंगा, उसके बाद मैं C के थ्रू लूंगा, ठीक है। देखूंगा दोनों में रिजल्ट अलग अलग आएंगे या सेम आएंगे। तो सबसे पहले VL अपॉन VR, तो VL इज IXL अपॉन IR, दिस इज XL अपॉन R, XL इज इक्वल टू L, ओमेगा कौन सी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस लेनी है आप, ओमेगा R डिवाइड बाय R। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला था भाई आपके पास, अंडर रूट L बाय R, और ओमेगा R की वैल्यू है 1 अंडर रूट LC, इसको 1 बाय R L स्क्वायर अपॉन LC, दोनों को अंडर रूट में ले लो, L स्क्वायर का अंडर रूट आएगा तो L ही आ जाएगा बाहर, एक L से एक L कट गया, तो आपके पास बचा 1 बाय R अंडर रूट L बाय C, यानी कि क्वालिटी फैक्टर Q आपके पास आ गया 1 बाय R रूट L बाय C, दिस इज द क्वालिटी फैक्टर। और यहाँ पे देख लेते हैं, ये कह रहा है कि यहाँ पे भी आप डील कर लो, आपके पास वैल्यू सेम आएगी। देखते हैं, हमें पागल तो नहीं बना रहा, बेवकूफ तो नहीं बना रहा, चलो देखते हैं। तो Q इज इक्वल टू V अक्रॉस L था, V अक्रॉस C डिवाइड बाय VR, ये इसने कहा ना L के थ्रू ले लो चाहे C के थ्रू ले लो, तो C के थ्रू ले रहा हूं अब मैं, तो दिस इज I XC डिवाइड बाय IR, ये लो जी I से I, तो आपके पास XC इज इक्वल टू 1/C ओमेगा, ओमेगा कैसा है, ओमेगा R, और इनटू R भी तो बैठा है बेचारा, XC की वैल्यू अब 1/C इनटू ओमेगा होता है, ओमेगा कैसा लेना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लेनी है, ओमेगा R के बराबर लेना है आपको, ठीक है। चलो इसको फर्दर फिर सॉल्व करते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी थी भाई, 1/C, रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1/√LC और इनटू R, तो ये LC ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा √LC बाय C इनटू R। अब C का स्क्वायर ले लो और अंडर रूट में ले लो इसको, तो √LC बाय C स्क्वायर और इनटू 1 बाय R, क्या बचेगा आपके पास 1 बाय R रूट L बाय C। क्या ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है, हाँ जी सेम है, तो सही कहा था उसने, इसका मतलब यही है, उसने सही बात करी थी। क्वालिटी फैक्टर आपको निकालना है ना, तो आप चाहे वोल्टेज थ्रू L ले लो चाहे C ले लो, आपके पास बात सेम आनी है। और ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा, ये न्यूमेरिकली हमें हेल्प करके चलेगा बच्चा पार्टी, ठीक है, न्यूमेरिकली ये हमारी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप इसे न्यूमेरिकल्स के लिए सेव करके रखिए। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मैंने कहा कि आज का दिन हमारे इजीएस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए रहेगा। आज का पूरा दिन हमने उसको डेडिकेट किया है इजीएस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो नेक्स्ट जो मैं कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं वो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ आपको प्रिपेयर जरूर करना है। वो आपके बेसिक जो इंफॉर्मेशन है जो प्रोवाइड करना चाहता है उसके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। न्यूमेरिकली आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, मतलब आपके फायदे बहुत सारे करेगा, बट रट्टाफिकेशन पे नहीं जाना आप लोगों को, आप नोट करके रखोगे उसको और आपको पता होना चाहिए उसकी बेसिक का, बस इतना काफी है, ठीक है। तो इसी बात के साथ कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता हूं। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस, एवरेज पावर
एसोसिएटेड विद एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं, और नॉन इंडक्टिव। अगर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है तो इंडक्टर का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा, जाएगा। नॉन इंडक्टिव सर्किट, नॉन इंडक्टिव सर्किट मेरे पास रहेगा सर्किट। देखो बच्चों, बहुत ही इजी वे से मैं इस चीज को एक्सप्लेन करके जाऊंगा आपके सामने। देखो, मेरे को पावर निकालनी है। पावर क्या होता है? पहली बात तो आप हमेशा याद रखो कि पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क होता है एनर्जी के बराबर, तो एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी होता है हीट के बराबर। जहां करंट फ्लो करता है ना, वहां हीट का आप कॉन्सेप्ट ले सकते हो। हीट होता है किसी भी सर्किट में कितना प्रोड्यूस होता है, आई स्क्वायर आर टी के बराबर होता है कि नहीं होता? हाँ जी, ये सारी बातें मैंने पढ़ी है। अब मुझे एक बात का पता है कि पावर जो है उसको आप मुझे बताते हो, जो आपने मेरे को बताया मैं लिख रहा हूं, वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज एनर्जी अपॉन टाइम, एंड एनर्जी इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम, एंड हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई टाइम टी, और टी से टी कैंसिल हो गया, तो ये आई स्क्वायर आर आया। आई स्क्वायर आर को मैं लिख सकता हूँ आई इंटू आई आर होता है वी, तो आई इंटू वी बन गया। वी हमारे पास है नहीं, तो वी की जगह ई इंटू आई। मतलब इतनी लॉन्ग कहानी, उसमें हमें बतानी क्या है कि P इज इक्वल टू E इंटू आई आना है, बस यही बात बतानी थी। तो हमें पहले ही ऐसे ही बता देता, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना काम कि एज पावर इज इक्वल टू E इंटू आई, एंड पावर इज नथिंग बट इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज dW अपॉन dt। एक्चुअली दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर बच्चों, ठीक है। अब आपको पता है कि E की वैल्यू क्या होती है? E की वैल्यू होती है भाई E नॉट साइन ओमेगा टी, और रेजिस्टेंस के केस में ईएमएफ और करंट इन फेज होते हैं, और इन फेज होते हैं तो I की वैल्यू हमारे पास होती है I नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को उठा के और यहाँ पे पटक दूं, तो फिर मेरे पास पावर का कॉन्सेप्ट बन जाता है E नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और आगे कौन है भाई? आगे तो कोई नहीं है। अच्छा, दिस इज इक्वल टू dW बाय dt। तो dW यहां से निकालना चाहता हूं मैं, तो dW इज इक्वल टू E नॉट पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इनटू क्या आ गया? dt। मैंने dW रख लिया, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए टोटल वर्क डन चाहिए। कैसे निकालूंगा मैं टोटल वर्क डन? बताओ, इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इनटू dt, ठीक है। एवरेज पावर निकालना है मेरे को, पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। और मेरे को एक वेव कंप्लीट पूरी करनी है। एक कंप्लीट वेव के लिए वर्क डन निकालना है, 0 से लेकर t तक टाइम ले लेता हूं, कंप्लीट वेव बन जाते हैं इसमें। अब स्क्वायर वाली टर्म जब भी आती है ना, मेरा दिमाग ठनक जाता है, और मैं कहता हूं कि स्क्वायर की टर्म मैं cos 2 थीटा के फॉर्मूले से कंप्लीट करूंगा। थीटा की जगह यहां पे ओमेगा इनटू टी है, तो cos 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस sin स्क्वायर ओमेगा टी, cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस sin स्क्वायर ओमेगा टी। अब sin cos को क्या लिखूंगा? 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा टी माइनस sin स्क्वायर ओमेगा टी, यानी कि दिस इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी, दैट इज इक्वल टू cos 2 ओमेगा टी। यानी कि sin स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू बता दो मुझे सीधी सीधी। sin स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय आपके पास आ गया 2, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय मेरे पास आ गया 2। अच्छा जी, सॉल्व करते जाओ और रिजल्ट बनाते जाओ। तो W इज इक्वल टू E नोट I नोट बाहर आ गया, अंदर है साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 है, तो इसको बाहर ले लो,
0 से लेकर t तक और इनटू dt। स्टेप टू स्टेप सॉल्व करते जाओ भाई, बहुत ही इजीली। ई नोट आई नोट डिवाइड बाय 2 और इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक 1 dt माइनस ई नोट आई नोट डिवाइड बाय 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक cos 2 ओमेगा t और तो यहां से w इज इक्वल टू बन जाएगा ई नोट आई नोट डिवाइड बाय 2 dt का t और 0 से लेकर कैपिटल T तक माइनस ई नोट आई नोट डिवाइड बाय 2 को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो उसका इंटीग्रेशन पॉजिटिव होगा, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन 2 ओमेगा t डिवाइड बाय 2 ओमेगा और 0 से लेकर t तक लिमिट पुट कर दो, तो ये आपके पास आ गया w इज इक्वल टू ई नोट आई नोट डिवाइड बाय 2 स्मॉल t की जगह कैपिटल T और लोअर लिमिट है 0 माइनस ई नोट आई नोट डिवाइड बाय 2 2 टू जा 4 ओमेगा बाहर आ गया और साइन 2 ओमेगा छोटे वाले t की जगह कैपिटल T माइनस स्मॉल t की जगह 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 ही हो जाती है। अब साइन 2 ओमेगा t, अब बच्चों देखो यहां पे इस ओमेगा की जगह पे क्या लिखोगे आप, इस ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाय कैपिटल T रखोगे तो ये बन जाएगा साइन 4 पाई, और साइन 2 पाई 4 पाई 6 पाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, मतलब ये भी 0 ये भी 0, बाकी कौन बचा, केवल अब कौन बना हीरो, यही बना ई नोट आई नोट इनटू t डिवाइड बाय 2, ये दिस इज द वर्क डन। अब वर्क डन मेरे को कंप्लीट साइकिल के लिए निकालना है ना, तो वर्क डन कंप्लीट साइकिल के लिए अब यहां से वर्क डन फॉर कंप्लीट साइकिल दैट इज एवरेज पावर व्हिच इज इक्वल टू E नोट I नोट डिवाइड बाय 2, E नोट I नोट डिवाइड बाय 2। अब मैं थोड़ी सी बात और घुमा फिरा के करना चाहता हूं, क्या आपने ऐसे रिजल्ट कहीं पे देखे हैं कि E नोट बाय √2 और I नोट बाय √2? मेरी ख्याल से तो देखे हैं भाई, अगर आपको याद नहीं है तो बात अलग है। आपने आरएमएस वैल्यू निकाली थी ना, IRMS और ERMS, दिस इज ERMS और इनटू IRMS, इनको वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं बच्चों, वर्चुअल वैल्यू ऑफ EMF एंड करंट। तो पावर इज प्रोडक्ट ऑफ वर्चुअल वैल्यू ऑफ EMF एंड करंट, वर्चुअल वैल्यू और RMS वैल्यू भी इनको बोलते हैं। देन दिस इज द कॉन्सेप्ट of average power associated with resistance और non inductive circuit. I think this is the easiest concept बच्चों, आप बहुत easily आप इसको prepare कर सकते हो। तो कितने बच्चों को समझ में आया, प्लीज go to the comment box and tell me कि कितने बच्चों ने कवर किया है, कितने बच्चों को कोई डाउट नहीं है इस कॉन्सेप्ट में। आरक्षण ओके बेटा, आपकी अटेंडेंस लगा देते हैं। हाँ जी, किरणदीप कौर कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। गौरी ठाकुर, मंजू चौधरी, मनजोत कौर, राधेश, आकृति चौधरी, जसलीन कौर, हेमनंदनप्रीत कौर, मनीषा भारद्वाज, अर्शप्रीत कौर, दमनजीत कौर, मनरीत कौर, साहिलप्रीत सिंह, अमृतपाल, आश्रय नंदा, हाँ जी, गुरलीन बाजवा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया। अंशुल राणा, ओके दैट्स गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरकरण, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे का भी मैं एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट लेके आया हूं और वो कॉन्सेप्ट भी काफी इजी होने वाला है। मैंने आपको कहा था कि आज के दिन में मैं आपको बोर नहीं करूंगा बिल्कुल भी, मैं ऐसे कॉन्सेप्ट्स करवाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहने वाले हैं। और मैंने यही किया, देख लो बच्चों कितने इजी कॉन्सेप्ट हमने करे हैं, और ऐसे कॉन्सेप्ट करें जो आपके सामने बिल्कुल
क्या बोलते हैं उसे, बिल्कुल हलवा है। हाँ जी, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और आप काफी इजीली इनके साथ डील कर सकते हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं आपको, जिससे इंफॉर्मेशन के सहारे आप आगे के कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं। अब मैं बात करने वाला हूं एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर। इंडक्टर, देखो बच्चों, इंडक्टर के केस में आपको क्या चीज थी आपके पास स्पेशल, क्या बात थी आपके पास स्पेशल, उस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। आपको पता है कि मुझे क्या निकालना है, मुझे वही कॉन्सेप्ट निकालना है, पावर दैट इज dw by dt, एंड पावर इज नथिंग बट इक्वल टू EMF into current. But in case of inductor, EMF was equal to E naught sin omega t and I was equal to minus of I naught cos omega t. This is the most important thing बच्चों, कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज जो था वो लीड करता था करंट बाय एन एंगल पाई बाय एन एंगल पाई बाई। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ठीक है। अब ये वैल्यूज उठा के आपको रखनी, ऐसे नहीं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि E is equal to E naught sin omega t रख लिया और I is equal to B I naught sin omega t रख लेते हैं, बस दिक्कत वहीं पे होती है, ठीक है। तो ये दिक्कत हमने स्टार्टिंग में खत्म कर दी। अब इसके साथ डील करने वाले हम, तो dw is equal to E into I into dt। अब E की वैल्यू रख दो जी, तो E की वैल्यू है E naught sin omega t और I की वैल्यू है माइनस यहां लग गया I नोट cos ओमेगा टी और इनटू dt। अब देखो बच्चों, मुझे क्या चाहिए, मुझे टोटल वर्क डन चाहिए, मुझे टोटल वर्क डन चाहिए। मैं क्या करता हूं कि dw इज इक्वल टू माइनस ऑफ E नोट I नोट साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी और इनटू dt। कोई आइडेंटिटी यूज हो सकती है यहाँ पे मैथमेटिक्स की। कौन सी आइडेंटिटी, कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 sin a cos a इज इक्वल टू sin 2a होता है। यानी कि ये जो है, ये मैथमेटिक्स की एक आइडेंटिटी है, वो है sin 2 ओमेगा टी आ जाएगा। sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा cos थीटा। मैं आपको बता दूं कि as sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। अब थीटा की जगह ओमेगा टी लिख दो, तो sin 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 sin ओमेगा टी और cos ओमेगा टी। दिस इज द थिंग व्हिच आई वांट टू एक्सप्लेन यू। ये वो बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो आप देखो बच्चों, आपके पास dw इज इक्वल टू बन गया कितना, माइनस E नोट I नोट डिवाइड बाय 2 और sin 2 ओमेगा टी और इनटू dt। अब आप वर्क डन निकाल लीजिए। टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट होगा, t के। तो इंटीग्रेशन के अंदर dt वाली टर्म रखो, बाकी सारी टर्म्स बाहर। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक कंप्लीट साइकिल के लिए काम कर रहा हूं, sin 2 ओमेगा t और इनटू dt। मैं सीधी सी बात बता दूं आपको कि रिजल्ट 0 आएगा। अब रिजल्ट 0 कैसे आएगा, चलो देखते हैं कि क्या सच में रिजल्ट 0 आएगा क्या। चलो बात करते हैं। तो w दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ E नोट I नोट डिवाइड बाय 2। को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देता हूं यहां पे। इसका आएगा cos 2 ओमेगा t डिवाइड बाय 2 ओमेगा और लिमिट है लोअर है 0, अपर है t। तो आपके पास बनेगा कॉन्सेप्ट
ई नोट आई नोट बाय 2 टू जा 4 ओमेगा और कोस 2 ओमेगा एक बार टी माइनस कोस जी। ठीक है, तो यहां से आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा जी ई नोट आई नोट बाय 4 ओमेगा cos 2 इंटू ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी cos 0 की वैल्यू 1। तो ये आ गया आपके पास cos 4 पाई ई नोट आई नोट बाय 4 ओमेगा cos 4 पाई माइनस 1। cos 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? प्लस 1 होती है। ठीक है, cos 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? प्लस 1 होती है। cos 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा? प्लस 1 होगी। वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, और पुट करके देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या होगा। तो W इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कितना? E नोट I नोट बाय 4 ओमेगा और 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन 0। तो एवरेज पावर P इज इक्वल टू आल्सो 0। तो एवरेज पावर एसोसिएटेड दैट इज आल्सो बिकम्स इक्वल टू 0। एवरेज पावर एसोसिएटेड वो भी आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे वर्क डन भी आपके पास 0 आया और पावर भी, अगर वर्क डन 0 आया तो पावर तो 0 होनी ही है ना। अब देखो बच्चों, अब मैं कुछ एक बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स आपके सामने लेके आ रहा हूँ और वो न्यूमेरिकल काफी इजी रहेंगे आप लोगों के लिए। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर होगा। बता दें सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? अगर किसी को डाउट है तो प्लीज बताएं, अदरवाइज गो टू द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज इजी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सार्थक, मनजोत, शोभित, आकृति, बहुत बढ़िया। गुरलीन बासवा, किरणदीप कौर, मंजू चौधरी, ठीक है भाई, ठीक है। पायल, मनीषा भारद्वाज, साईप्रीत सिंह, जसलीन कौर, राधेश शर्मा, मनजोत कौर, गौरी ठाकुर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनरीत कौर, सार्थक महाजन, आश्रय नंदा, दमनजीत कौर, ठीक है भाई। हेमनंदन प्रीत कौर, शोभित मदान, मदान साहब आप भी बैठे हो, बहुत बढ़िया। देखो भाई, आज का दिन हमारा सैटरडे का है और सैटरडे के दिन में बच्चे थोड़ा सा रेस्टलेस फील कर रहे हो आप लोग, क्योंकि बहुत दिन हो गए आपको फिजिक्स वाले के दर्शन करे हुए। ठीक है, तो आज मैं मिला हूं आपको काफी दिनों के बाद, तो बहुत कम बच्चे लाइव हैं। अपने साथ वाले सभी बच्चों को कहना कि हम मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो सभी बच्चे उस चैप्टर में साथ साथ चलेंगे मेरे साथ साथ। और जो जो मेरे साथ चलेगा, अब आप ये मान के चलो कि हमारे पास ऑप्टिक्स ही बचा है, ऑप्टिक्स के अलावा हमारे पास कोई बड़ा चैप्टर या बड़ा कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो मैं अब आपके सामने जो कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं वो कॉन्सेप्ट देखिए। ए चार्ज 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। ए चार्ज, ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे काफी इजी हैं। 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, फैराड यूनिट होती है कैपेसिटेंस की। ठीक है, is connected to a 27 millihenry. 27 millihenry. Henry is the unit of inductance. What is the frequency of oscillation? What is frequency of oscillation of circuit? What is frequency of oscillation? Of circuit. देखो बच्चों, ऐसे जब भी हमारे सामने न्यूमेरिकल बन के आए तो उन न्यूमेरिकल में डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज हुई है, ये सीधा सीधा देखते ही पता चल रहा है।
ये एलसी ऑसिलेशन की बात कर रहा है, और एलसी ऑसिलेशन की अगर बात कर रहा है तो वहां पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके टिप्स में होना चाहिए, दिस इज 2 पाई रूट एलसी। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो 2 पाई एल की वैल्यू मेरे को दे रखी है 27 मिली, मिली का मतलब होता है 10 टू पावर -3, और कैपेसिटर है 30 माइक्रो, माइक्रो मींस 10 टू पावर -6, ठीक है, 10 टू पावर -6। आप इसको सॉल्व कर लो, आपके सामने जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी फॉर द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं। 1/2 पाई, पाई इज 22/7, ये यहाँ पे 7 आ गया, और 9 3 जा तो 9 × 9 × 10 टू पावर -8, और इस सभी की पावर 1/2, तो भाई आपके पास 7 डिवाइड बाय 44 × 9 बाहर आ जाएगा, 10 टू पावर -4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा जी 7 डिवाइड बाय 44 × 9 × 10 टू पावर 4, है ना। तो ये बनेगा नियरली इक्वल टू 9 को 10 मान लो, तो 7 × 10 टू पावर 3 डिवाइड बाय 44, 7 6 जा 42, और 6.3 10 टू पावर 3 डिवाइड बाय 6.3, इसको कर लो 1000 कर लो, और डिवाइड बाय 63, और ये एक जीरो और आगे, है ना। इसको सोल्व कर लो भाई, अगर सोल्व होता है वो तो आपसे, ठीक है। इसको 60 मान लो और 1000 डिवाइड बाय 6 कर लो, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी नियरली इक्वल टू 1000/6, 166.67, है ना। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है क्या, हर्ट्ज। दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल दैट आई हैव परफॉर्म्ड हियर। ये आपका काफी सिंपल न्यूमेरिकल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं एक न्यूमेरिकल और बनाता हूँ। देखो, ये जिन न्यूमेरिकल्स की मैंने बात करी है यहाँ पे वो सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल है, इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है, फिजिक्स में स्पेशली। अब मैं बात करता हूँ एक और न्यूमेरिकल की, जिस न्यूमेरिकल में मुझे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के साथ डील करना होगा, ठीक है। अब इस न्यूमेरिकल को कैसे बताया गया, कैसे बनाया गया आपके सामने देखिए। इसकी स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। देखो, बहुत ही तरीके से न्यूमेरिकल बनाया गया है। आपको कहा गया है कि कैपेसिटर और एक कैपेसिटर, उसके बाद है आपके पास एक इंडक्टर। इंडक्टर का कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन दे रखा है 100 मिली हेनरी, 100 मिली हेनरी। ए इंडक्टर एंड ए 50 ohm resistor are connected in series, and a 50 ohm resistor are connected in series। इसका मतलब है LCR सर्किट है, are connected in series, connected in series। सबसे पहली बात मुझे पता चल गया कि LCR सर्किट है भाई, ठीक है। और इसको कनेक्ट किया गया 50 हर्ट्ज सोर्स के साथ, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की वाले एक सोर्स के साथ इसको कनेक्ट किया गया है, ठीक है। इफ करंट एंड वोल्टेज इन सर्किट आर इन फेज, देखो भाई, इफ करंट एंड वोल्टेज इन सर्किट आर इन फेज, आर इन फेज, इन फेज, फाइंड सी कैपेसिटेंस फाइंड करो, ठीक है ना। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर, जो आपने कंडेंसर यूज किया ना उसकी कैपेसिटी निकालो। देखो, अब है ना, पता है उसने बात को ना थोड़ा सा घुमाया है, ज्यादा तो नहीं घुमाया, थोड़ा सा घुमाया है कि करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। इन फेज कब होंगे, जब आपके पास एक्सएल जो है वो एक्ससी के बराबर हो जाए। दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। करंट और वोल्टेज इन फेज तभी आएंगे जब एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाएंगे, जब आपका इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट बिकम्स इक्वल टू रेजिस्टेंस आर के बराबर हो जाए,
तभी आएगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक्सएल कितना है, एल ओमेगा, एक्स3 कितना है, 1 अपॉन ओमेगा इनटू सी, क्या चाहिए, सी, तो सी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इनटू एल। ओमेगा किसके बराबर होगा, ओमेगा होगा भाई 1 अपॉन 2 पाई इनटू न्यू, इसका होल स्क्वायर इनटू एल आपको दे रखा है, तो 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर और इनटू एल। आपके पास फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, एल आपको दे रखा है 100 मिली हेनरी, 100 मिली हेनरी का मतलब है 100 × 10⁻³ वैल्यूज पुट करेंगे। फ्रीक्वेंसी है आपके पास 50 हर्ट्ज की और एल इज इक्वल टू है कितना, 100 मिली का मतलब 10⁻³ ठीक है, 10⁻³ और हेनरी, ये वैल्यूज आप पुट करेंगे और पुट करते ही आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा क्लास, जिस क्लास में हमने काफ़ी ईजीएस्ट टॉपिक हमने लिए थे, ठीक है। कल हम करने वाले हैं पावर फैक्टर, हम करेंगे नेक्स्ट डे, और उसके साथ साथ हमारे जनरेटर रहते हैं। हमने ट्रांसफॉर्मर का आर्टिकल लास्ट टाइम किया था, जनरेटर हमारे रहते हैं, तो जनरेटर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप बच्चों देखो, अब हमारा आप ये मान के चलिए कि 70% सिलेबस हमने कवर कर लिया। जब हम इलेक्ट्रोसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट कर लेते हैं ना 12th का, तो ये हम मान के चलते हैं कि हमने लगभग सिलेबस कवर किया है, कर लिया है। तो आप सभी बच्चे जो बच्चे लाइव जुड़े हैं, प्लीज़ वो बच्चे इस बात को ध्यान रखें कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रिवीजन की भी ज़रूरत पड़नी है, ठीक है। सिलेबस को भी कवर करना है, आपके एग्ज़ाम की डेट्स भी जल्दी से जल्दी सीबीएसई अनाउंस कर देगा। वैसे रूमर्स बहुत चल रहे हैं कि आप तब होंगे, लेकिन अब तक फाइनल नहीं हुई है डेट, तो डेट भी जल्दी से जल्दी फाइनल हो जाने वाली है, ठीक है। तो बच्चों अपने आप को प्रिपेयर रखो उन एग्ज़ाम्स के लिए, और प्रिपेयर रखने का यही तरीका है कि रेगुलर क्लासेस आप अटेंड करो, रेगुलर क्लासेस आप अटेंड करो, अपने आप को रिवीजन के लिए टाइम दो, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो, जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनको सीरियसली कवर करो, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप सीरियस होकर पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी पढ़ाई अच्छी चलेगी। और आपको पता है कि 12th बोर्ड के एग्ज़ाम है, और इस बार आपको पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में जो मार्क्स आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखेंगे। हर जगह एडमिशन इन्हीं मार्क्स के बेसिस पे होगा, तो आप अपने आप को अपडेट रखें, अपना सिलेबस टाइम टू टाइम कवर करते रहें, और लाइव क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें बच्चों। जितने ज़्यादा आप जुड़ेंगे लाइव क्लासेस में, उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका सिलेबस कवर होगा आपसे, ठीक है। तो अपने सिलेबस के लिए, अपने आप के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रिवीजन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लासेस में जुड़ें, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू बच्चों, आज हम अपनी क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त, और मिलते हैं अगले दिन, दैट इज़ हम मंडे को, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों।